अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की परीक्षा 2021 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर, जो कि व्याख्यात्मक हल के साथ इसमें दिया हुआ है। कुल 70 प्रश्नों की श्रृंखला है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मुझे आप मेरे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं प्रश्नों को। ये प्रश्न पत्र है 2021 में ये परीक्षा हुई थी। धान को गाँव पयार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्ति का क्या अर्थ है? गूलर को फल फोरे का क्या अर्थ है? गूलर में रस नहीं होता, गूलर का फल रूखा है, गूलर का फल खट्टा है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर यही होगा, डी। ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। देखिए, उपर्युक्त काव्यांश की अंतिम पंक्ति का अर्थ है, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसे शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? कर्म, ईर्ष्या, इड़ा या स्वप्न? तो इड़ा कामायनी का 9वां सर्ग है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी का 9वां सर्ग इड़ा है। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जो इस तरह से हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। और इस महाकाव्य में 4 प्रमुख पात्र हैं और प्रत्येक पात्र का एक विशेष प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का। इसमें मुख्य छंद तांडव तथा शांत रस है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा है। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। तीसरा प्रश्न है, निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी? गीतांजलि से, कृत्यवासी रामायण से, रामचरितमानस से या वाल्मीकि रामायण से? इसका उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कृत्यवासी रामायण से प्रेरित होकर लिखी गई है। यह एक लंबी कविता है। यह कविता निराला के प्रथम संग्रह अनामिका के द्वितीय संस्करण 1938 में प्रकाशित हुई थी, जबकि गीतांजलि के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास हैं। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? मुक्तिबोध की, धूमिल की, रघुवीर सहाय की या नागार्जुन की? तो ये पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की। उपर्युक्त पंक्तियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से उद्धृत है। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 इस काव्य संग्रह में संग्रहित है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाक धूल 1980, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां हैं निम्न हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये धूमिल की पंक्तियां हैं। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन या रंगभूमि? तो इसका उत्तर है सेवा सदन। प्रेमचंद का सेवा सदन 1918 इसमें, उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से 1917 इसमें लिखा गया था, जबकि प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में तथा कायाकल्प 1926 में इनके अन्य उपन्यास हैं।
सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास पहले उर्दू में गोशाए आफियत नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से लिखा गया था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1914, 1915, 1916 या 1917। तो 19 चंद्रधर शर्मा गुलेरीकृत उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष 1915 है, जबकि सुखमय जीवन 1911 तथा बुद्धू का कांटा 1914 है। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह आदि हैं। अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है, दुर्योधन, युयुत्सु, धृतराष्ट्र या अश्वत्थामा। तो इसका उत्तर होगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अंधा युग का वह पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है। अंधा युग 1955 इसमें धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक गीति नाट्य है। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, युयुत्सु, कृष्ण इत्यादि। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है, लालपान की बेगम, पंचलाइट, संवदिया या रसप्रिया का। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र मृदंगिया है, जबकि लालपान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा संवदिया इनकी अन्य कहानियां हैं। इनकी अन्य कहानियां उनके पात्र हैं। रसप्रिया में मृदंगिया, लालपान की बेगम में बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू, संवदिया में हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया, पंचलाइट में गोधन और मुनरी। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं, झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी या विश्रामपुर का संत। तो वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी 1968 इसके पात्र हैं। इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी पर इन्हें 1969 इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सूनी घाटी, सूरज 1957 इस, अज्ञातवास 1962, विश्रामपुर का संत 1998 आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। तो वैद्य जी राग दरबारी का पात्र है। उपन्यास राग दरबारी इसके पात्र है वैद्य जी, रुक्मन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ, जोगनाथ। रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी। विश्रामपुर का संत में पात्र हैं कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री, धीरज सिंह। इसके भी रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। झूठा सच के उपन्यास में पात्र है जयदेवपुरी, तारा, कनक। इसके रचनाकार हैं यशपाल। भूले बिसरे चित्र के पात्र हैं विद्या, ज्वाला प्रसाद। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है, चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, मालविका का या अलका का। देखिए ये चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का कथन है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी नाटक, सभी कहानियाँ और सभी निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। यदि एक बार आप सभी उन सभी नाटकों को, सभी कहानियों को एक बार सुने रहेंगे तो इस टाइप के जब प्रश्न आएंगे कि ये कथन किसका है या ये पात्र किस कहानी या नाटक से लिया गया है या इस पात्र का क्या विशेषता, कोई भी प्रश्न अगर आ गए इस टाइप के तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। यदि आपने उस प्रश्न को नहीं भी पढ़ा है, कभी आंखों के सामने से नहीं भी गया है, तो भी बहुत आसानी से कर लेंगे। इसीलिए जितने सिलेबस में दी हुई कहानियाँ हैं, नाटक हैं, पत्र साहित्य है, यात्रा साहित्य जो भी है, उन सबों का एक बार अवलोकन करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त 1931 नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त का है, जबकि चाणक्य, मालविका तथा अलका इस नाटक के अन्य पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक है सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। 11वां प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है।
यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो देखिए, ये बाल मुकुंद गुप्त के निबंध से लिखा गया है, शिवशंभू के चिट्ठे। उपर्युक्त कथन बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध शिवशंभू के चिट्ठे से उद्धृत है। इनके निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। गुप्त जी का जन्म गुड़ियानी गांव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में हुआ था। इन्होंने भारत मित्र नामक पत्रिका का संपादन 1899 में कलकत्ता से किया। तो देखिए, निबंधों से भी ये कथन आने लगे हैं कि किस निबंध से है ये पंक्तियाँ। यदि आपने एक बार पढ़ा हुआ है तो कभी गलती नहीं होगी। इसका 12वां प्रश्न है, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? वैश्वता और भारतवर्ष। आप भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? शिवशंभू के चिट्ठे। तो देखिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध से लिखी गई पंक्तियां हैं। उपर्युक्त कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, वैश्वता और भारतवर्ष। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? बसंत, बद्रीनाथ की यात्रा। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, मनोयोग, धोखा, बात, आप, भौं, मुच्छ, परीक्षा। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध है शिवशंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? देखिए, 2021 का ही पेपर है, इसमें कितने सारे सभी सिलेबस से ही पूछे गए प्रश्न हैं। श्रद्धा और भक्ति, आचरण की सभ्यता, विकलांग श्रद्धा का दौर, धर्म और समाज। तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर से है। उपर्युक्त कथन हरिशंकर प्रसाई के निबंध विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 इन निबंध से लिया गया है। इनके अन्य निबंध है पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। किस आलोचक की स्थापना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह। आलोचक तथा उनके कथन, तो ये मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का कथन है। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? मेरा परिवार, अकेला मेला, ऋण जल धन जल, चिड़ों पर चांदनी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है। इसका प्रकाशन 1977 इसमें हुआ था। इनके अन्य रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा 1976, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य के नोट्स आदि। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? सुधिया उस चंदन के वन की, याद हो कि न याद हो, चिड़ों पर चांदनी अपनी खबर। तो ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय चिड़ों पर चांदनी पुस्तक में है। चिड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य के लेखक निर्मल वर्मा है, जबकि सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण विश्वकांत शास्त्री का है। याद हो कि न याद हो संस्मरण काशीनाथ सिंह का है, तथा अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। ये सभी रचनाएं हमारे सिलेबस में लगी हुई भी हैं। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कितने वर्ष लगे? 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष। तो आवारा मसीहा लिखने में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस कृति को लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। विष्णु प्रभाकर को इसे लिखने में 14 वर्ष का समय लगा। इसका प्रथम प्रकाशन मार्च 1974 में हुआ था। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? विलियम जोन्स, ग्रियर्सन, बीम्स, हार्नले।
भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय सर विलियम जोन्स को 1786 को है। उन्होंने संपूर्ण भारत की भाषाओं का अध्ययन किया और 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिससे भारत के इतिहास, पुरातत्व, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र संबंधी अध्ययन की नींव पड़ी। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? मैथिली, अपभ्रंश, तमिल या तेलुगु? अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी। प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी से होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी उपभाषा से हुआ है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी, अर्धमागधी अपभ्रंश या पैशाची? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। प्रमुख अपभ्रंश एवं उनसे विकसित उपभाषा इस प्रकार हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का विकास हुआ। खस से पहाड़ी हिंदी का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का और मागधी से बिहारी हिंदी का। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? हरदेव बारी ने, कामता प्रसाद गुरु ने, भोलानाथ तिवारी ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? हरदेव बारी ने बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा कहा है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी बघेली तथा छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। बघेली बोली की प्रमुख विशेषताएं हैं। अवधि का व बघेली में ब हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी प्रमुख बोलियां हैं, मुख्य बोलियां हैं तिरहारी, जुड़ार, गहोरा आदि। ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? असमी, ब्रजभाषा, भोजपुरी या बांग्ला? तो ब्रजबुली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर गुप्त ने ब्रजबुली को शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रजबुली की उत्पत्ति अवहट्ट से हुई माना जाता है। इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबोली समझा गया होगा, जो बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रजबोली बन गई होगी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी पूर्वी हिंदी की उपबोली है। उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य या जिह्वामूली? तो उच्चारण के आधार पर छ क्या है? तालव्य ध्वनि है। उच्चारण के आधार पर छ तालव्य ध्वनि है। कंठ ध्वनियाँ अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, तालव्य में इचु ईशा नाम तालु, मूर्धन में ऋतु रसाराम मूर्धा और दंत में ऋतु लसा नाम दंत, ओष्ठ में उपुपादमानीय मानो ओष्ठो। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 343, 344, 351 या 345। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा एवं 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं तथा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। नागरी लिपि के विकास किस लिपि से हुआ? सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? देवनागरी, आनंदा नागरी, नांदे नागरी या ब्रह्म नागरी?
प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद दो शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदे नागरी है। 27वां प्रश्न है, उदंत मार्तन पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया? हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्य देशीय भाषा या प्राच्य देशी भाषा? तो उदंत मार्तन पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के नाम से किया गया है। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। इसके संपादक कानपुर निवासी पंडित जुगुल किशोर हैं। इसका प्रकाशन कलकत्ता से साप्ताहिक पत्र के रूप में 30 मई 1826 से हुआ। 30 मई के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गा प्रसाद मिश्र या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। यह 1877 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। हिंदी के प्रमुख पत्र उनके संपादक हैं। सदादर्श श्रीनिवास दास इसके संपादक थे। 1974 से निकलती थी। मासिक प्रकार की थी और स्थान काशी था। उचित वक्ता दुर्गा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। 1878 में निकलता था। साप्ताहिक पत्र था और कलकत्ता से निकलता था। आनंद कादमिनी इसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी। 1881 में निकलता था। मासिक पत्रिका थी और मिर्ज़ापुर से छपती थी। भारतेंदु पंडित राधाचरण गोस्वामी थे इसके संपादक। 1882 में निकलती थी। मासिक प्रकार की पत्रिका थी और वृंदावन से छपती थी। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? नागरी प्रचारणी सभा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा? तो इसका उत्तर है हिंदी के प्रचार प्रसार करने वाली प्रमुख साहित्यिक संस्थाएं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। 1947 में इस संस्था का गठन हुआ था। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1947। नागरी प्रचारणी सभा काशी 1893। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग 1927। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या जगन्नाथ दास? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले इसके संपादक थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 में निकला। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद प्रयाग से तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी में होता था। आचार्य शुक्ल ने सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है, सरस्वती के संपादक में के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं EFK, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मौलवी करीमुद्दीन या एडविन ग्रीव्स। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर 1917 इसके लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार इस प्रकार हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 FEK। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी 1848 मौलवी करीमुद्दीन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन। ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह या राजा हरराज सिंह? तो ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम राजा नल है। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है।
इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू तथा राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। 33वां प्रश्न है, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता किस विद्वान की है? राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। पेरियालवार गरुड़, अंडाल महिला आलवार, भूदेवी विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी के अवतार मानी जाती हैं। तोंडर डीपोल डियालवार, वैजयंती विष्णु की माला के अवतार। तिरुपड़ालवार श्रीवत्सल के अवतार। तिरुमंगय आलवार ये सारंग विष्णु के धनुष के अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो पार्वती मंगल, बर्वर रामायण, गीतावली या कवितावली। तो पार्वती मंगल इनमें से कांडों में विभाजित नहीं है। तुलसीदास कृति पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह प्रबंध काव्य है। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभवम है, जबकि रामचरितमानस शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। बर्वर रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बर्वर नायिका भेद से प्रभावित है। गीतावली यह 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली या पदावली रामायण के नाम से भी प्रसिद्ध है। कवितावली इसमें राम कथा 7 कांडों में है। कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तर कांड में किया गया है। हनुमान बाहु किसी का अंश माना जाता है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, दाम्पत्य भाव की या इनमें से कोई नहीं? तो श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रसलीन का मूल नाम क्या है? सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद, सैयद गुलाम नबी। तो रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी है। ये रीतिकाल के रिद्धिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी 2 रचनाएं हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में सरस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। तो उपयुक्त कथन रामचंद्र तिवारी का है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में कहा है कि नाटकों की रचना शैली में उन्होंने मध्यम मार्ग का अवलंबन किया। न तो बंगला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले और न प्राचीन नाट्यशास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। तो ये 39 प्रश्न तक की श्रृंखला हो चुकी है। इस पूरे पेपर में 70 प्रश्न है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे यहीं रोक रही हूँ। आगे के 40वें प्रश्न से अगले भाग में वीडियो बनेगी। आप तब तक आपके लिए कोई प्रश्न हो, मन में कोई भी आशंका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित सभी पाठ्यक्रम में लगी हुई सभी कहानियाँ, सभी निबंध और सभी नाटकों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर लगी हुई है। आप लोग आकर के सारे नाटकों और सभी निबंधों को एक साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।